हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोस्ट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लुजंग बोलते हैं कि ऐसे जो लोगों की पावर ऑफ फेथ है वो चेंज होती रहती है जनरेशन टू जनरेशन, और उसी की वजह से फॉरबिडन लैंड जैसा दिखता है वो भी चेंज हो जाता है। तो एपिसोड नंबर 439 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग बोलता है अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो जो फॉरबिडन लैंड है जिसका नाम अबिस डीमन टेरिटरी है, वो एकदम से पूरा नर्क ही है जैसे कि लोग बोलते हैं। मतलब लोगों की स्टोरीज है गॉड सिटीजन्स की। जो अमाउंट ऑफ फेथ एनर्जी अबिस डीमन टेरिटरी एब्जॉर्ब करते हैं वो हाईएस्ट है, इसलिए वॉरियर ने फाउंड किया कि वो सबसे ज्यादा मुश्किल है एक्सप्लोर करना वो एरिया। फिर ऐसे जो नेक्स्ट जनरेशन थी उन्होंने फॉरबिडन लैंड के बारे में देखा और सुना तो और ज्यादा फेथ एनर्जी निकली और फॉरबिडन लैंड ने उसे ऑब्जॉर्व कर लिया। बस जैसे जैसे टाइम के साथ स्टोरीज बनती रहती हैं और एक तरह से फॉरबिडन लैंड्स ग्रो होते रहते हैं। जितना ज्यादा सोचोगे किस चीज के बारे में उतना ज्यादा फिर इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। लुजंग बोलते जो सबसे ज्यादा पावरफुल फॉरबिडन लैंड्स है गॉड डोमेन में, वो इसीलिए पावरफुल है क्योंकि वो सबसे ज्यादा पुराने हैं गॉड डोमेन में और वो टाइम का एडवांटेज ले रहे हैं। टाइम के थ्रू वो पावरफुल होते जा रहे हैं। इविल गॉड बोलते मास्टर तुमने बोला कि ये मतलब हर चीज इमेजिन की गई है, तो ये गॉड मार्शल कॉइन्स क्या है? क्या ये जो ब्लैक कॉइन्स हैं ये लेजेंड में अपेयर हुए थे मॉन्स्टर स्लॉटरिंग कॉन्टिनेंट में, मतलब पहले के टाइम में? इसके बारे में भी सोचा होगा। लुजंग बोलता है कि ये जो फॉरबिडन लैंड है इसे कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होता है फेथ एनर्जी का, मतलब फेथ एनर्जी हमेशा चाहिए होती है। ये जो एनर्जी होती है ये एक स्पेस में चली जाती है और जब काफी सारे जायंट्स फॉर्म हो जाते हैं तो जो फेथ एनर्जी होती है वो फिर इकट्ठा होने लग पड़ती है। जब पावर ऑफ फेथ जो होती है मतलब एनर्जी कंडेंस हो जाती है तो वो ये गॉड मार्शल कॉइन्स बन जाते हैं। मतलब एक तरह से धीरे धीरे एनर्जी गैदर होती है और फिर कंडेंस होके गॉड मार्शल कॉइन्स बन जाते हैं उससे। इविल गॉड थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज होता है एक तरह से, फिर बोलता है कि ठीक है। लुजंग बोलता है कि सही तरीके से बात करूं मैं तो अगर मैं यहाँ पे जितने भी जायंट्स उन्हें मार दूंगा तो वो कुछ टाइम के बाद दोबारा अपेयर हो जाएंगे। ये जो तुम्हारे हाथ में गॉड मार्शल कॉइन्स है भी दोबारा आ जाएंगे, तुम वेरीफाई कर सकते हो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आके। इविल गॉड बोलता है ठीक है। लुजंग बोलता चलो नेक्स्ट प्लेस में जाके देखते हैं। लुजंग एक जगह पहुंच जाता है और बोलता है हाँ यही है, मैं जो क्रिएटर हूँ इस वर्ल्ड का, मैं भी हर चीज के बारे में श्योर नहीं हो सकता, मुझे भी चीजों के बारे में पता नहीं है। वहां पे से मतलब वो हवा में होते हैं, आगे से बीस्ट टाइप आ रहे होते हैं। लुजंग बोलता चलो इन्हें स्नोमैन को पहले डिस्ट्रॉय कर देते। लुजंग ऐसे मार रहा होता है और इविल गॉड भी। लुजंग सोच रहा होता है मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे भी गॉड मार्शल कॉइन्स है। जो लेजेंड है यहाँ का वो पोलर स्नोमैन है, मतलब ऐसे कहानी मैंने इस स्टोरी के बारे में काफी लंबे टाइम पहले सुना था। तो अच्छा ये कंफर्म होता है कि जैसा कि मतलब क्रिएटर ने बोला, एक तरह से इविल गॉड सोच रहा होता है ये सब कुछ और वो कंफर्म ही कर रहा होता है ऐसे। लुजंग बोलता है कि मैंने जितने भी गॉड मार्शल कॉइन्स है वो कलेक्ट कर लिए हैं, तब कोई जरूरत नहीं है रिलीजन की अभी के लिए, क्योंकि इस स्टेज पे मैं यूज नहीं कर सकता पावर ऑफ फेथ को। तो ये जो एक्स्ट्रा पावर ऑफ फेथ है मैं इसे गॉड मार्शल कॉइन्स में कंडेंस होने देता हूँ। इविल गॉड बोलता है कि जैसी आपकी इच्छा। फिर लुजंग द्वारा आ जाता है मतलब बाहर, वो सोच रहा होता है कि जो फॉरबिडन लैंड है मेरे इंटरनल वर्ल्ड में वो अभी स्टार्टिंग के स्टेज में ही है। जो नंबर ऑफ गॉड मार्शल कॉइन्स है वो इतने भी ज्यादा नहीं है, पर ऐसे मेरे को मिलते रहेंगे पैसे, मतलब कमी नहीं होगी मेरे को। अब मैं पावर ऑफ फेथ को कैसे यूज करूँ इन गॉड मार्शल कॉइन्स में? ऐसे पॉसिबल है रूल्स को मॉडिफाई करना रूलिंग स्लेट में, पर जो नंबर चाहिए होते हैं गॉड मार्शल कॉइन्स के वो बहुत ज्यादा होते हैं और मेरे वर्ल्ड के अंदर धीरे धीरे मिल रहे हैं मुझे। मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए अपने इंटरनल वर्ल्ड में अभी ऐसा कि मतलब गॉड मार्शल कॉइन्स का पाउडर डालना डिवाइन स्पार्क पे ऐसा वैसा कुछ, पर मैं एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया पावर ऑफ फेथ को। बस टाइम ही दे सकता हूँ अभी के लिए। अभी गॉड मार्शल कॉइन्स को इकट्ठा करता हूँ फ्यूचर के लिए। वो सोच रहा था मैंने हाँ जी को काफी दिन से नहीं देखा हुआ है। फिर ऐसे लुजंग बाहर खिड़की के देखता है, एक लड़की बोल रही थी क्या तुमने सुना? जो डोंगफांग क्लैन है बिलीव करता है कि जो अनोनिमस मैन है वो हमारे पर्पल साउल पैलेस का है और वो हान क्लैन के ऊपर प्रेशर डाल रहा है उसे मांगने के लिए। दूसरी लड़की बोलती है वेल मेरे मास्टर को नहीं देखा है, वो ऐसे ही मेरे को लगता है कि अवॉइड कर रही है सभी चीजों को ताकि उसके ऊपर कोई शक ना करे। लुजंग सोच रहा था टाइम है इस फ्लोटिंग आइलैंड को छोड़ने का। जो रैंकिंग है फ्लोटिंग आइलैंड की वो ऑर्गेनाइज हो गई है कल, और जो चैनल्स है फॉरबिडन लैंड के वो आज ओपन हो जाएंगे। तो ज्यादा अच्छा होगा मैं थोड़ा स्पिट माउंटेन की तरफ जल्दी चला जाऊं जितना ज्यादा हो सके। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया था टेलीपोर्टेशन चैनल का, वहां पे लंबी लाइन लगी होती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि हम फॉरबिडन लैंड में नहीं जा सकते आज, मैंने इतने ज्यादा पॉइंट्स को ऑन किया था, कॉइन्स को ऑन किया था, मेरे को पक्का जाना है थोड़ा स्पिट माउंटेन में। दूसरा बोलता है यहाँ पे चल के रहे तो कुछ ज्यादा अजीब है। लुजंग चुपचाप यहाँ देख रहा होता है और बोलता है कि ब्रो हम टेलीपोर्टेशन चैनल को यूज कर सकते हैं फॉरबिडन लैंड के लिए आज, है ना? मतलब कर ही सकते हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आज ये? वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा लोग हैं जो कि फॉरबिडन लैंड में है, तो अभी के लिए कोई एंटर नहीं कर रहा है, मतलब करने दे रहे हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट और होता है लुजंग ने जिससे क्वेश्चन पूछा होता है वो बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। मैंने सोचा कुछ ज्यादा गॉड मार्शल कॉइन्स होंगे फॉरबिडन लैंड के अंदर, क्योंकि काफी सारे टाइम से कोई एंटर नहीं किया है वहां पे, पर हम अलाउड नहीं है एंटर करने के लिए। अब किसे पता क्यों ऐसा है। लुजंग सोच रहा था क्या ये बैन फॉरबिडन लैंड में एंटर करने के लिए मेरी वजह से हो रहा है क्या? डोंगफांग क्लैन ने शायद हान क्लैन के ऊपर प्रेशर डाला हुआ ताकि वो टेम्परेली अपने टेलीपोर्टेशन चैनल्स को बंद कर सके, ताकि वो अनोनिमस मैन को फाइंड कर सके। अगर ऐसी बात है तो ये अपने ख्याली पुलाव ऐसे पकाया जा रहा है। फिर ऐसे उसे आवाज सुनाई देती है। लुजंग ऊपर की तरफ देखता है, एक फ्लोटिंग आइलैंड मतलब कुछ चमक रहा होता है सन जैसा। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ओ अच्छा ऐसी
बात है। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि क्यों हम फॉरबिडन लैंड में आज एंटर नहीं कर सकते। आज तो एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिट डे है। लूजिंग सोच रहे थे एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिट डे, वो सोच रहे थे कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिट डे है वो रैंकिंग के बस अगले दिन हो जाएगा। ये रानी की बात नहीं कि जो टेलीपोर्टेशन चैनल है वो यूज नहीं कर सकते हम। मेरे को ओल्ड मैन ने इन्वाइट किया था जो कि सनब्लाइंड रेस का था। ऐसा बोला जाता है कि एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिट डे में अगर कोई अटेंड करेगा तो उससे कुछ ज्यादा ही बेनिफिट्स मिलते हैं और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो टाइम के सीक्रेट्स को भी पता लगा सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक इंसान बोलता है कि वही इंसान जा सकते हैं जिन्हें इनवाइट किया गया है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं क्लैंस के, मतलब वीआईपी लोग एक तरह से। यह हैरानी की बात नहीं कि हम में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो वहां पे जा सकता है। एक इंसान बोल रहा था मुझे लगता है हमारे क्लैन में भी सिर्फ सेंट एम्परर जा सकता है और उससे रिलेटेड जो पीपल है। लूजिंग सोच रहे थे सेंट एम्परर से रिलेटेड पीपल, हाँ लूशियो और बाकी भी जाएंगे क्या। तभी हम एक जगह का सीन दिखाया था, वहाँ पे लोग खड़े होते हैं वेल एंड पे ही टाइम सी पे, वहाँ पे उसका भाई भी होता है, हाँ लूशियो भी होती है। उसका भाई बोलता है लूशियो तुम अनहैप्पी हो क्या। लूशियो चुप होती है पहले, फिर वेल ऐसे फेक स्माइल करके बोलती है ब्रदर तुम चिंता मत करो मैं अपसेट नहीं हूँ। उसका भाई बोलता है ठीक है ये अच्छी बात है, आज एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिट डे, याद रखना तुम्हें अच्छा करना है। इसके दान शाक की तरह। हाँ लूशियो की दोनों बहनें वहाँ पे होती है। एक बोलती है कि सिस्टर लूशियो का मूड अच्छा नहीं है, ये क्या ल्यू टेंजिंग की वजह से हो रहा है। दूसरी बोलती है मुझे भी लगता है ऐसी बात है। हान बिंग बोलती है पर डोंगफांग क्लैन ल्यू टेंजिंग को ले जाएगा तो फिर भी चांस होगा कि हम फ्यूचर में मिलेंगे, है ना। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ ऐसा क्यों है, मतलब इसका मूड। दूसरी बोलती है मैं ल्यू टेंजिंग से बात करूंगी एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिट डे के बाद। वो पहले वाली बोलती है ठीक है। फिर ऐसे ही लूजिंग भी वहाँ पे होता है, वो ऊपर देख रहा होता है। लूजिंग सोच रहा था जो डोंगफांग क्लैन है वो भी यहाँ पे होगा, है ना, क्या मैं भी एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिट डे में पार्टिसिपेट करूँ। फिर ऐसे हमें हुआ टाइमिंग दिखाई देता है। वो लड़की बोलती है कि कितने ज्यादा अनलकी है हम, ये कुछ ज्यादा मुश्किल है ट्रायल को पास करने के लिए एक फ्लोटिंग आइलैंड में जाना हो तो, पर आज एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिट डे है। एक इंसान वहाँ पे दूसरा होता है, वो बोल रहा था बिग ब्रदर तुम टैलेंटेड हो, तुम डेफिनेटली फ्लोटिंग आइलैंड में जा सकते हो और शाइन कर सकते हो। वो लड़की सोच रही थी कि टियानजियान का जैसा टैलेंट और स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है कि किस तरह की अपॉर्चुनिटी इसे मिलेगी जैसे ये किसी फ्लोटिंग आइलैंड में जाएगा। तो वो टियान बोलता है कि तुम किसकी तरफ देख रहे हो। जिस जगह पे हम आज रात रहने वाले एक बहुत ज्यादा अजीब सा वो प्लेस है, एक वेस्टलैंड जैसा है। ऐसा बोला जाता है कि काफी सारे ट्रेवलर जो होते हैं मतलब वो वहां से डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। इस टाइम तुम्हें जाने की जरूरत नहीं मेरे साथ, तुम इस सिटी में वेट करो। वो बोलती नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, यंग मास्टर ने बोला है कि तुम मेरे को अपने साथ लेके जाओगे, है ना, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती। डोंगफांग क्लैन को अंडर एस्टिमेट मत करो। वो टैन बोलते ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। वो फिर ऐसे में वेस्टलैंड का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे एक पिग टाइप पड़ा होता है और उसके अराउंड में कुछ होते हैं वेल क्रीचर टाइप्स, वो एंट टाइप होते हैं, मतलब एंट की तरह दिखने वाले। एक एंट सोच रही होती है कि कोई दोबारा आ गया, मैं ये होप करता हूँ कि वो इंसान सेंट का डिसेंडेंट नहीं होगा। वो लड़की जा रही होती है वो टैनमैन के पीछे पीछे और बोलती है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है यहाँ पे सांस लेना यंग मास्टर, ऐसा लग रहा है कि एक एंशिएंट बैटलफील्ड है, तो जिस स्लेट को तुम ढूंढ रही हो वो वॉर में डिस्ट्रॉय हो गई होगी। वो टैन बोलता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना ट्रू एसेंस से, हम स्लेट को फाइंड कर लेंगे और यहाँ से चल जाएंगे। वो टैनमैन नोटिस कर लेते और बोलते रुक जाओ, यहाँ पे कुछ लिविंग बींग्स अभी भी। वो लड़की बोलती है इम्पॉसिबल, इतने सब बेकार से एनवायरनमेंट में कौन हो सकता है। वो टैनमैन पीछे की तरफ नोटिस करता है और सोच रहा था मैंने फाउंड कर लिया, चलो मैं जाके चेक करता हूँ। तो जल्दी से मूव करने की कोशिश कर रहा था, तभी वहाँ पे वो एंट आ जाती है और बोलती है कि यंग मैन तुम क्या चाहते हो यहाँ पे, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। वो टैनमैन सोच रहा होता है इंसान का सर और एंट की बॉडी और ओरा से लग रही है एक लो रैंक ट्रू गॉड है। वो लड़की बोलती है किस तरह की रेस है ये, मैंने पहले क्यों नहीं देखा। वो एंट बोलती है कि मैं लोकल हूँ इस फैनिंग सिटी का, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो टैन बोलता है कि तुम अच्छा लोकल हो इस प्लेस के, मुझे माफ कर दो, पर मैंने देखा ये प्लेस ऐसे ये मतलब कबाड़ खाना है एक तरह से। फैनिंग सिटी कहाँ पे है। एंट बोलती कि नेचुरली मैं तुम्हें ट्रुथ नहीं दिखाऊंगा, मतलब बताऊंगा नहीं, क्योंकि तुम एक तरह से अनइनवाइटेड गेस्ट हो और अगर तुम फ्रेंडली मैनर में यहाँ पे विजिट करने नहीं आए तो मैं तुम्हें यही बोलता हूँ कि यहाँ से चले जाओ, वरना मैं जरा भी तुम्हारे ऊपर देर नहीं दिखाऊंगा। इतने ज्यादा टाइम में काफी सारे मार्शल आर्टिस्ट को यहाँ पे मार के दबाया हुआ है हमने। वो टैनविंग बोलता है कि मैं तुम्हें सच सच बताऊं तो मैं यहाँ पे कमेंडमेंट स्लेट के लिए आया हूँ जो कि यहाँ पे बची हुई थी, अगर वो तुम मुझे दे दोगे तो मैं यहाँ से चले जाऊंगा और किसी को भी तंग नहीं करूंगा। वो एंटमैन बोलते तो अच्छा ऐसी बात है, जितने मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पे आते हैं और जो पास्ट में आए थे वो सब कुछ ज्यादा ग्रीडी हैं, लालची हैं, तो तुम भी यहाँ पे मरने वाले। वो अपने स्पेयर को निकाल लेता है, वो आगे की तरफ अटैक करने के लगा होता है और बोलता है विंड थंडर डिवाइन डाउ क्लाउड हंटिंग स्पेयर। वो आगे की तरफ अटैक कर देता है अपने स्पेयर से। वो टैनविंग अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है उसे। लड़की बोली तो यंग मास्टर वेल अनोइंग है कुछ ज्यादा ये भी। वो टैनविंग बोलता है कि साइड हो जाओ और अपने आप को प्रोटेक्ट करो। एंड बोलता है मतलब बोलती है कि कमेंडमेंट स्लेट के लिए तुम यहाँ पे ढूंढ रहे हो, ये सबसे ज्यादा बड़ी गलती है ऐसा करना। वो टैनविंग उसे पुश कर देता है एंड पीछे की तरफ हो जाती है। वो टैनविंग सोच रहा था जो ओरा है ये कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्गर है ह्यूमन रेस के लो रैंक ट्रू गॉड से, किस तरह की रेस है ये, अगर ऐसी बात है तो मैं जरा भी होल्ड बैक नहीं करूंगा और अपनी फुल पावर यूज करूंगा। वो द फ्लोलेस साउथ डिपर अटैक को यूज करता है, एक बहुत बड़े स्लैश को आगे की तरफ भेज रहा होता है। वो जो एनर्जी होती है वो एंट के पास ही पहुंच जाती है। जो एंट होती है वो बोलती है फ्लोलेस साउथ डिपर, वो भी एक ओरिजिनल स्पोर्ट टेक्निक। ऐसे फिर जो पूरा प्लेस हमें दिखाया जाता है एंट रेस का वो भी कांप रहा होता है। एक एंट बोलती है क्या बैटल चल रही है के ऊपर, दूसरा बोलता है किसे पता, ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि आउटसाइडर्स हमारे फैनिंग सिटी में आए हैं। वहाँ पे एक एंट एल्डर होता है, बोलता है क्या चल रहा है, कौन फाइट कर रहा है। गार्ड
गार्ड वहां पे आ जाता है और बोलता चीफ हम जब वापस आ रहे थे ग्रेन मतलब ला रहे थे सिटी की तरफ तो कैप्टन सडनली मुड़ गए अपने आप ही। एल्डर बोलता है क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम। फिर हमें दोबारा बैटलफील्ड का सीन दिखाता है। वह एंडा से नीचे गिरी होती है और बोलती है कि नहीं ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम एक पर्सन के डिसेंडेंट से। वाले ये पता नहीं किसका डिसेंडेंट समझ रहा है हो टियानमिंग को। बाकी जो एंड्स होती है वो जल्दी से वहां पे आ जाती है और प्रोटेक्ट कर रही होती है उसे। एल्डर बोलते कैप्टन तुम जो कैप्टन होता है वो बोलते चीफ क्या हम वो चीज कर दें। फिर बोलते रुको 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 अभी मत करो अभी मत करो। इसका स्टैंस ऐसा लग रहा है कि ये चीफ बोलता है क्यों मतलब पहले एक गार्ड बोलता है कि हम क्या करें अब हो टियानमिंग के साथ। हो टियानमिंग और वो लड़की आगे देख रहे होते हैं। लड़की बोलती है कि यंग मास्टर इन्होंने हमारे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया क्या ये हमसे डरते हैं। हो टियान बोलते हैं मुझे नहीं लगता इसके पास अभी भी स्ट्रेंथ बची हुई है पर ये ऐसे रुक गया बीच में ही। चलो वेट करते हैं और देखते हैं। मैं जरा भी ब्लड नहीं चाहता हूँ ऐसे मतलब खून खराब नहीं चाहता हूँ ज्यादा। सो गाइस चैप्टर नंबर 439 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है फिर लाइक कर दो शेयर कर दो साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो तब तक।